Assalamualaikum dear student, I am Ms. Fahmida Kamal. I hope you all are fine and having great time at your home. Students, now we are moving to our lecture number 10. हम अपने lecture number 10 तक पहुँच चुके हैं and in our previous lectures we have done 3 lessons reading and this one is the 4th one. इससे पहले हमने एक lesson 2 poems हम read कर चुके हैं और ये हमारा lesson number 4 है, जो कि अगर हम पोइम्स और लेसन को इंक्लूड कर लें तो दिस वन इज़ लेसन नंबर 4. तो ब्लैक ब्यूटी हमने स्टार्ट किया था. आई हैव एक्सप्लेन द टेक्स्ट व्हेन वी स्टार्टेड द लेक्चर नंबर 9. आज इस लेक्चर में वी विल एंड अप आवर टेक्स्ट रीडिंग. हम अपने टेक्स्ट रीडिंग को ख़त्म कर लेंगे. इसके साथ साथ हम अपने MCQs को और शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट टेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिकैपिचुलेट माय प्रीवियस टेक्स्ट रीडिंग, जिसमें हमने एक कहानी मतलब ब्लैक ब्यूटी हमने स्टार्ट किया था. ब्लैक ब्यूटी इज़ एक्चुअली अ नॉवल और इस नॉवल से ये एक एक्सट्रैक्ट जो है वो लिया गया है. इसमें एक हंटिंग सीन को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से जो कुछ लोग हैं वो एक हेयर को हंट करते हैं और कहानी जो है वो हमें एक कोल्ट के थ्रू पता चल रही है. दिस नॉवल इज़ एक्चुअली रिटन बाय एना सिविल. हर टाइम इरा वाज 1820 टू 1878 और ये एना सिविल का बहुत फेमस नॉवल था जिसने उसको एक मतलब एक फेमस ऑथर बना दिया था. और इसके साथ साथ इस नॉवल में एना सिविल ने एंथ्रोपोमॉर्फिज्म एक टर्म जो है उसके थ्रू ये टेक्स्ट सारा लिखा, जिसमें एक मतलब ह्यूमन ट्रेट्स जो हैं वो एक नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ को दे दी गई, जिससे एक मतलब हॉर्स जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को, हाउ ही फील्स अबाउट द हंट. और ये कहानी जो है वो स्टार्ट होती है जिसमें वो बताते हैं कि व्हेन ही वाज 2 years old, जब वो 2 साल का होता है तो वो एक ऐसा इंसिडेंट उसने देखा, एक ऐसा इवेंट उसके सामने हुआ जो वो कभी नहीं भूल पाया. और वो क्या था कि उसने एक छोटे से हेयर के पीछे बहुत सारे हाउंड्स को भागते हुए देखा, चेजिंग करते हुए देखा और इसके पीछे पीछे बहुत से आदमी जो थे वो भी घोड़ों पर बैठे हुए भाग रहे थे. और किस तरह से वो पूरा हंट सीन जो है वो एक्सप्लेन करता है ऑन पेज नंबर 20. उस पर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 20 पे जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ पर वो आकर पूरा एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से हेयर जो है ही वॉज वाइल्ड विद फ्राइट, मीन्स कि वो खौफ के मारे पागल होता है, उसको अपनी जान का ख़तरा होता है. तो वो किस तरह से उस मिडोज़ की तरफ जाता है और लेकिन वहाँ से भी उसको वो आगे फेंस नज़र आ जाती है, बाड़ नज़र आ जाती है, जिसकी वजह से वो फिर एक शार्प टर्न लेती है और सड़क की तरफ मतलब भागने के लिए. लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि वो जो हाउंड्स होते हैं वो उसके सर पे पहुंच जाते हैं एंड दे किल्ड इट. और वो जब उसको मार देते हैं तो वो जो आदमी हॉर्सेस पे बैठे हुए उनके पीछे आ रहे होते हैं वो उनसे पीछे करते हैं और इस तरह से रैबिट को पकड़ के अपनी विक्ट्री को जाहिर करते हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक चीज़ मतलब क्या एक छोटे से हार्मलेस रैबिट को मारकर वो कोई बहुत बड़ी विक्ट्री है उनके लिए, कोई बहुत बड़ी फतह है? नो, ऐसा नहीं है. इस तरह की ट्रेड्स को, इस तरह की चीज़ों को रुकना चाहिए. ऐसी चीज़ें जो हम अपने ही लिए मतलब इस तरह से हम इन चीज़ों को अपने लिए ही नुकसानदेह बना रहे हैं. अगर हम अपनी वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर देंगे, अगर हम खुद ही इन चीज़ों को ख़त्म करने का कॉज बन जाएंगे तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दिखा सकेंगे? तो ऐसे रेयर चीज़ें या इस तरह की चीज़ों पे जिनके लिए हम न सिर्फ अपने आप को भी तकलीफ़ देते हैं बल्कि उन चीज़ों को भी ख़त्म कर रहे हैं. अब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है वो एंड हो रहा है. कम टू पेज नंबर 20. Here you can see this is the page. From here we will start. As for me, I was so astonished. कहता है जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरे लिए मेरा सवाल है, I was so astonished. ASTONISHED. Astonished means हैरान रह जाना, amazement, परेशान होना, कि मैं इतना हैरान और शशदर था, मतलब इतना मैं शॉक्ड हो चुका था that I did not at first see what was going on by the brook. कि मैंने पहले नहीं देखा था कि नदी के पास क्या हो रहा था. उस ब्रूक यानी वो जो एक गदेला पानी यानी मट्टी वाला कीचड़ वाला पानी जो वहाँ पे था उस नदी के साथ साथ, मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ क्या हो रहा था. बट व्हेन आई डिड लुक, लेकिन जब मैंने देखा, देयर वॉज अ सैड साइट. सैड साइट मतलब एक उदास मंज़र था वहाँ पर, एक बहुत ही अफसोसनाक जो मंज़र वो वहाँ पर बना हुआ था. 2 fine horses were down.
दो बेहतरीन घोड़े जो थे, यानी उस नस्ल के बेहतरीन घोड़े जो थे वो नीचे लेटे हुए थे। वन वॉज स्ट्रगलिंग, मतलब उन्होंने डाउन मीन्स हेयर कि उनका नुकसान हुआ था यहाँ। वन वॉज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम, कि एक जो था वो उस वाटर कोर्स में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एंड द अदर वॉज ड्रॉनिंग ऑन द ग्रास, और दूसरा जो था वो ग्रास पे यानी घास पे लेटा हुआ करा रहा था, तकलीफ से, पेन से। क्यों? क्योंकि वो बहुत रशली उसके पीछे चेस कर रहे थे, भाग रहे थे, तो इसकी वजह से हॉर्स जो थे उनको भी डैमेज हुआ। और इसके साथ साथ वन ऑफ द राइडर वॉज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद मड, कि उनमें से जो उस घोड़े पर बैठा हुआ एक राइडर था वो उस पानी में से, कवर्ड विद मड मतलब कि कीचड़ से लिथड़ा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ उस पानी से बाहर आ रहा था। एंड द अदर ले क्वाइट स्टिल, और जो दूसरा राइडर था यानी दूसरे हॉर्स पे जो घास पे लेटा हुआ ग्रॉन कर रहा था, उसके ऊपर जो घुड़सवार था वो बिल्कुल साकिन ज़मीन पे लेटा हुआ था। हिज नेक इज़ ब्रोकन सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि इसकी गर्दन टूट गई है। हिज नेक इज़ ब्रोकन, दिस इज़ एक्चुअली द पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के तौर पर एम्फसाइज़ किया गया है और इज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, तो ये पैसिव वॉइस है। हिज नेक इज़ ब्रोकन सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि उसकी गर्दन टूट गई है। किसकी गर्दन? वो राइडर की, वो जो उस घुड़ सवारी कर रहा था, उसके पीछे तेज़ी से भाग रहा था, उस राइडर की गर्दन टूट गई है। एंड सर्व्स हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कॉल्ट्स, कि उन कॉल्ट्स में से इन जो नर घोड़े थे उन बछड़ों में से एक ने कहा कि एंड सर्व हिम राइट मीन्स कि उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ, यही होना चाहिए था। यानी ये एक इडियोमेटिक फ्रेज़ है जिसमें वो कहता है कि अगर वो एक छोटे से बेज़रर हेयर के लिए इतना चेज़ कर सकता है, उसको मार सकता है, तो देन ये भी उसके साथ इट इज़ एज़ फाइन एज़ ही डिड, कि जितना उसने किया उसके साथ बिल्कुल ही ठीक हो गया। आई थॉट द सेम बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, कहता मेरा भी यही ख्याल था, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन मेरी जो माँ थी वो हमारे साथ इस सारी बात में शामिल, हमारे साथ यानी वो उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। वेल नो शी सेड, उसने कहा नहीं, यू मस्ट नॉट से दैट, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट दो आई एम एन ओल्ड हॉर्स एंड हैव सीन एंड हेयर्ड अ ग्रेट डील, कहती अगरचा कि मैं एक बूढ़ा घोड़ा हूँ और मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी भी हैं और सुनी भी हैं। आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट, लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आदमी इस तरह के खेल का इतना शौकीन क्यों है, जिसमें दे ऑफन हर्ट देमसेल्व्स, जिसमें ना सिर्फ वो अक्सर अपने आप को यानी अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं, तकलीफ़ देते हैं। ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेस, अच्छे घोड़ों को, स्पॉइल्स मतलब ज़ाया कर देते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, और खेतों को भी उजाड़ देते हैं, मतलब ख़त्म उजाड़ते हैं, उनको चीर देते हैं। एंड ऑल फॉर अ हेयर और अ फॉक्स और अ स्टैग, और ये सब कुछ किसके लिए? एक छोटे से बेज़रर खरगोश के लिए, या किसी लोमड़ी के लिए, या फिर किसी स्टैग मतलब जो एक हिरन है, बारहसिंगा है, उसके लिए। तो ये सब जो है दिस इज़ ऑल यूजलेस, दैट दे कुड गेट मोर इजीली सम अदर वे, जो कि वो बड़ी आसानी से किसी और तरीके से ले सकते हैं। बट वी आर ओनली हॉर्सेस एंड डोंट नो, लेकिन हम तो सिर्फ घोड़े हैं और इसके बारे में नहीं जानते। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पर वो एक क्वेश्चन लीव करती है आपके लिए कि क्या ऐसी खेल या ऐसा स्पोर्ट जो है वो बेनिफिशियल है? नो, नॉट फॉर आवरसेल्व्स एज वेल, कि ना तो हमारे लिए ये एक अच्छा स्पोर्ट है और ना ही उन वाइल्ड लाइफ के लिए। अगर आप यहाँ पर देखो तो वो एक चीज़ को बड़ा क्लियरली हमारे सामने एक्सप्लेन कर रही है कि दे ऑफन हर्ट देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को भी नुकसान पहुँचाते हैं और इसके साथ साथ वो अच्छे घोड़ों को ज़ाया करते हैं। वो किन चीज़ों के लिए इतना नुकसान करते हैं? सिर्फ छोटे से रैबिट के लिए या उनके गोश्त के लिए? तो दैट्स नॉट गुड। तो ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्स्ट। नाउ वी विल मूव टू आवर MCQs एंड द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। कम टू योर इंग्लिश नोट्स। ये आपके इंग्लिश नोट्स हैं फॉर क्लास 7।
ओपन योर पेज नंबर 8। आप अगर अपना पेज नंबर 8 यहाँ पर खोलोगे तो यूनिट नंबर 4 ब्लैक ब्यूटी है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, एक ड्रिल हम यूजुअली अपनी क्लासरूम में करते थे कि हम जिस दिन का जो सबक लेसन हम पढ़ रहे होते थे हम उसकी डेट और डे मेंशन कर लेते थे। इफ़ यू डू इट, अगर आप ये ऐसे करोगे तो आपके पास एक मतलब ये एक डेट से ये इंडिकेट हो जाता है कि हमने ये लेसन पढ़ चुके हैं या हम ये रीड कर चुके हैं। तो ये आप कोशिश करें कि ये इस तरह से डेट मेंशन कर लिया करें जिस दिन आपने ये अटेंड किया लेक्चर, ताकि आपके पास एक चीज़ कंफर्म हो जाए कि दैट आई हैव रेड इट, कि मैं ये पढ़ चुका हूँ। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि लेक्चर नहीं मिल पाता, लेकिन अगर आपको आपकी डेट मेंशन है, आपने साथ साथ इंडिकेशंस की हुई हैं, आपने मतलब जिस तरह हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं आप साथ साथ राइट डाउन कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाती हैं कि हाँ जी ये हम यहाँ तक पढ़ चुके हुए हैं। ओके जी, वी विल स्टार्ट विद आवर MCQs। चूज़ द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर और उनके साथ एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने जो राइट ऑप्शन है उसको ऑलरेडी आपके नोट्स पे जो है वो बोल्ड कर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो इट्स वेरी क्लियर, आपको इसमें कोई ऐसा परेशानी नहीं होगी कि इसको फाइंड करने में कि विच वन इज़ योर राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं हर लेक्चर में आपको ये बात भी कहती हूँ कि आप अपनी लर्निंग जो है वो इसके साथ इसको लर्न करना स्टार्ट कर दें। हमने अब तक जितना भी पढ़ा है, लाइक वी हैव डन आवर फर्स्ट पोएम एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल, इसके साथ साथ हमने सेकेंड लेसन लाइट इन द नाइट, देन हमने थर्ड पोएम नो, और आज हमने 4th लेसन ब्लैक ब्यूटी हम कर चुके हैं। अगर आप ये सारे चीज़ों को साथ साथ लेकर इसकी लर्निंग स्टार्ट कर दें, इसके साथ अगर हमने वर्ड सेंटेंसेस किए हैं या जो हमने वर्ड्स मीनिंग किए हैं वो आप अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपके पास ये मटेरियल जो है वो कलेक्ट होता जाए और व्हेन यू कम फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त माइट बी पॉसिबल प्रोवाइड ना हो सकें, लेकिन ये लेक्चर्स जो आपको दिए जा रहे हैं इनको आप साथ साथ नोट करते जाएँ। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया है, उसको भी आप जो है पूरा कोशिश करें कि अपनी कॉपीज़ पे साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट MCQs। वर्ड सर्कमस्टांस मीन्स, सर्कमस्टांस के मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है। 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज इंसिडेंट, सेकेंड वन इन कंडीशन, थर्ड वन इज ड्राइनेस, फोर्थ वन इज रोटेशन। सो द राइट ऑप्शन इज कंडीशन। कम टू द नेक्स्ट वन। वर्ड वाइन मीन्स, वाइन वाइन मतलब इसका क्या मतलब है? फ्रीक, नंबर 2 वेट, ग्रोन, रूट। तो वाइन और ग्रोन सेम मीनिंग है, यानी तकलीफ से कराना, तकलीफ से जो है वो आवाज़ जो निकलती है उसको कहते हैं। कम टू द थर्ड MCQs। द करेक्ट स्पेलिंग्स आर, ब्यूटी वर्ड है, इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। BEAUTY। द करेक्ट spellings of beauty are BEEAUTY। beauty is the part of our title as well, तो इसमें स्पेलिंग जो है आपके करेक्ट BEAUTY, ये आपके करेक्ट स्पेलिंग है। Come to MCQs number 4। the adjective in the sentence is, statement है the oldest courts, oldest of the courts। अब इसमें उन्होंने कहा है कि एडजेक्टिव बताएं क्या है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड जो क्वालिफाई करता है एक नाउन को, यानी उसके अंदर मज़ीद ऐड करता है उसकी खूबी को या उसकी अज़ाफ़ी क्वालिटीज़ जो हैं वो उसको बताता है। सो हेयर इज़ द नाउन कॉल्ड, यानी ये आपका नाउन है और इसमें ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा। सो दिस वन इज योर एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इट इज शोइंग द कोल्ड्स। अब कोल्ड्स तो बहुत सारे थे, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है? द ओल्डेस्ट, कि ये सबसे बड़ा है, तो ये इसकी क्वालिटी है। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस इज योर एडजेक्टिव। कम टू MCQs number 5। the pronoun in the sentence they did not bark, कि वो नहीं भौंकते, they did not bark। Students, इस sentence को I would like to write here the statement they did not bark। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, this is
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने बताना क्या है, प्रोनाउन। स्टूडेंट्स हमने बहुत ये क्लियरली, मैंने आपको जब पिछले लेक्चर में हमने नो पॉइंट पढ़ी थी तो प्रोनाउन के आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बताए थे। प्रोनाउन बेसिकली हम बताते हैं कि द वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो एक नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, जिसमें आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब हमने क्या करना है, इस सेंटेंस में इंडिकेट करना है विच वन इज़ आवर प्रोनाउन। बार्क, ये हमारा एक्शन है, दिस इज़ आवर वर्ब। नो इज शोइंग द निगेशन, डिड इज द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सो व्हाट इज द प्रोनाउन, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये ही हमारा एक्चुअली में प्रोनाउन है। ग्रामर के अकॉर्डिंग दिस वन इज आवर प्रोनाउन, दे यानी वो, ठीक है। तो इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी हाउंड्स की जगह यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया है, तो दे ये आपका प्रोनाउन है। Come to the next statement 6. Identify the auxiliary verb in the sentence. They have lost the scent. They have lost the scent. अच्छा जी, अब इस स्टेटमेंट में आपने क्या फाइंड करना है, ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, मोस्टली कॉमनली हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। पहले तो ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लें। जब आपको ये एक यूजुअल टर्म आपको पता चल जाएगी कि ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, कॉमनली यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो डिड इज अ हेल्पिंग वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो कि एमसीक्यूज नंबर 4 था, जहाँ पर हमने प्रोनाउन फाइंड करना था। तो एमसीक्यूज नंबर 5 में 6 में हमने अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो फाइंड करना है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, दे, नो, दिस इज आवर प्रोनाउन, ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन है, ओके। हैव, यस, दिस इज आवर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। लॉस्ट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड सेंट इज द नाउन, ठीक, ये हमारा नाउन है। सो दिस इज आई हैव डिफाइंड द सेंटेंस हियर, कि किस तरह से हम ग्रामर को थ्रू द चंक्स हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वी आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पर दे दूँ, जैसे एम, आर, कुड, ठीक है, देन डिड, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होते हैं। Okay, now come to MCQs number 7. The dogs left off barking. The phrase left off means, यानी इस phrase left off का क्या मतलब है। 4 options हैं, to stop, to continue, to come, to push, to stop. The right option is to stop, यानी रुक जाना। ये जब मैं आपको टेक्स्ट भी एक्सप्लेन कर रही थी, I explain this word as well, कि left off का मतलब होता है रुक जाना, to stop, ठीक है। Come to MCQs number 8. His neck is broken. The sentence is, 4 ऑप्शन है, एक्टिव वॉइस है, बी पैसिव वॉइस, सी नेगेटिव सेंटेंस, डी इम्पेरेटिव। लेट मी एक्सप्लेन द लास्ट 2 नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें निगेशन होती है, नॉट का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ। इम्पेरेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, देयर इज़ नो ऑर्डर। तो यहाँ पर एक सिंपल स्टेटमेंट है, हिज नेक इज़ ब्रोकन। अब यहाँ पर इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, सो इट्स शोइंग दैट दिस इज द पैसिव वॉइस, तो ये आपका पैसिव वॉइस टेंस है। तो दिस सेंटेंस इज एक्चुअली द पैसिव वॉइस। कम टू MCQs नंबर 9. व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ब्लैक ब्यूटी अबाउट? ब्लैक ब्यूटी की स्टोरी किसके बारे में है? मेल, नो, एलियन, जाइंट या हॉर्स? सो राइट ऑप्शन इज हॉर्स, ब्लैक ब्यूटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक ब्यूटी नाम ही हॉर्स का था। उस मतलब जो कहानी में हमें कहानी सुना रहा है जो गॉड, ये एक्चुअली उस हॉर्स का नाम ही ब्लैक ब्यूटी था। नंबर 10, कंजक्शन इन द सेंटेंस इज,
there are hounds and immediately they cantered off. What is the conjunction? आपके parts of speech में this is the one of the most important part of speech. कंजक्शन क्या होते हैं कि इट जॉइंस द टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ कंजक्शन. अब यहाँ पे देयर आर हाउंड्स, ये हाउंड्स हैं एंड इमीडिएटली दे कैंटर्ड ऑफ. अब जो एंड है यानी जिसने इस दे आर हाउंड्स को और नेक्स्ट उनके एक्शन को रिलेट किया नेक्स्ट सेंटेंस को, तो वो दैट वर्ड इज, यहाँ पर चार ऑप्शन है, देयर, आर, एंड, ऑफ. सो एंड इज द राइट वर्ड जो आपका के कंजक्शन है. कम टू MCQs नंबर 11. Preposition in the sentences and that was end of her. What is the preposition? Preposition is one of the part of speech. आपके part of speech में से ही एक है. Preposition होता क्या है? It indicates the relation between two words or two sentences. Like nouns या फिर two words जो होते हैं उनके दरमियान में एक relation को show करता है. And that was end of her. Of her. अब अगर ये एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर हम नहीं लगाते तो सेंटेंस की सेंस भी कंप्लीट नहीं होती, सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होता. जैसे अगर मैं कह दूं दैट वाज एंड हर, एंड हर नो. तो ये जिस तरह हमारे छोटे छोटे उर्दू में वर्ड होते हैं ना, का, की, में, ने, पर, इस तरह के ये वर्ड्स हैं जो कि हमारे सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देते हैं. सो ऑफ इज द प्रेपोजिशन. Come to page, MCQs number 12. This is your page number 9. They are running fast. Identify the tense. अब इसमें आपने tense को identify करना है. They are running fast. वो तेज भाग रहे हैं. अब ये हमारा tense कौन सा है? तो अगर मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स, क्योंकि इंशाल्लाह we will start our नेक्स्ट टेंस विल बी द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस हमारा होगा. तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दूँ. दे आर रनिंग फास्ट. तो आपने बताना है ये टेंस कौन सा है, विच टेंस इज दिस. ठीक है, चार ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं यहाँ पे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है चारों प्रेजेंट के. अब यहाँ पर हमारा राइट टेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है. ऑप्शंस आपका यहाँ पे राइट उन्होंने ऑलरेडी बोल्ड फॉर्म में लिख दिया हुआ है. हाउ यू आइडेंटिफाई दिस वन इज द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. बेटा जी, जब आपके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो इज, एम या आर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दें तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को शो करता है. यानी कॉन्टीन्यूस में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ की जाती है. यानी फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लगा के इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हो इट्स बिकम प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. तो जहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा इट शोज द कॉन्टीन्यूस. ठीक है, तो वो अगर वॉज वर हैं तो वो पास्ट को शो करेगा, अगर वो हैज़ हैव हैं तो वो फिर परफेक्ट को शो करेगा, और अगर वो विल शेल के साथ ये लाइन काट के दोबारा से यहाँ से कीजिएगा. प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जब जब आप हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल इज MR के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है. जब हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाएंगे वो पास्ट कॉन्टीन्यूस होगा. और अगर हम फ्यूचर में विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे तो वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस होगा. यानी विल बी और शेल बी वो फ्यूचर के कॉन्टीन्यूस को शो करते हैं. Come to MCQs number 13. They have found a hare. The sentence is in dash tense. अब ये नेक्स्ट वाला है they have found hare. यहाँ पर इसको भी एक्सप्लेन करते चलें. They have found hare.
अब जब स्टूडेंट्स आप वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़, हैव या हैड होगा और उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हम जैसे गो, वेंट, गोन, गॉन इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसी तरह फाइंड, फाउंड, फाउंड, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी फाउंड, फाउंड ही होती है, ये इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर हैव के साथ जब भी आप हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़, हैव होगा और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और अगर आप इसको ट्रांसलेट करके देखें, दे हैव फाउंड हियर, उन्हें खरगोश मिल गया है, यानी एक्शन हैज़ कंप्लीटेड, काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो ये इट ऑलवेज इंडिकेट्स दैट व्हेन वी आर राइटिंग हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड हो और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, जी स्टूडेंट्स, जब हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो हैड इंडिकेट्स द पास्ट टेंस, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। और इसी तरह जब हम विल, हैव और शैल हैव, इनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इट शोज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कौन सा टेंस हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा हैज़, हैव जो है वो एक तो वो और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब हम वो लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़, हैव के साथ तो इट शोज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपका जो टेंस है यहाँ सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, दे हैव फाउंड अ हेयर, दे हैव फाउंड अ हेयर मीन्स ये कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नंबर 14, स्टैग इज, स्टैग होता क्या है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, एडल्ट मेल डियर, एडल्ट फीमेल डियर, एडल्ट मेल हॉर्स, एडल्ट फीमेल हॉर्स। हॉर्सेस तो बिल्कुल नहीं होते और फीमेल डियर भी नहीं होता, सो स्टैग इज द मेल डियर। नंबर 15, ब्लैक ब्यूटी इज अबाउट, ब्लैक ब्यूटी यानी ये जो इसका सब्जेक्ट है इस नॉवल का वो क्या है? हॉर्स राइडिंग, हंटिंग, शूटिंग या प्लेइंग। सो राइट ऑप्शन इज हंटिंग, यानी शिकार है इसके बारे में। इसका ये हमारी जो एक्सट्रैक्ट हमें इसमें दिया गया है वो उसका मेन टॉपिक जो है, सब्जेक्ट है, वो हंटिंग है। नंबर 16, कॉल्ड इज, कॉल्ड क्या होता है? यंग मेल हॉर्स, एन ओल्ड हॉर्स, हॉर्स फॉर हंटिंग, horse for riding. So called is actually the young male horse. Number 17, plural of voice is, voice का plural क्या है? ऑप्शंस 4 हैं यहाँ पर, लेकिन स्पेलिंग जो है वो स्पेलिंग से मिस्टेक की हुई है, और तो आपके पास क्लियरली आपका जो राइट ऑप्शन है वॉइसेस, ऑप्शन ए, VOICES, वॉइसेस, ये आपका प्लूरल है। नंबर 18, द नॉवल ब्लैक ब्यूटी इज रिटन बाय, ब्लैक ब्यूटी के किसने मतलब लिखी गई, ये नॉवल जो लिखा गया है? 4 ऑप्शन है, थॉमस हुड, EM फ्रॉस्टर, WH डेविस और एना सेविल। सो एना सेविल इज द राइट ऑप्शन। तो आपके ये MCQs हैं यहाँ तक। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड योर MCQs में, क्योंकि ये जो हमारे इस पर्टिकुलर लेसन के MCQs थे, दे आर क्वाइट एंटायरली डिज़ाइंड बाय द ग्रामर। ये आपके ग्रामर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे। इसमें हमने कंजक्शन पढ़ा, इसमें हमने प्रेपोजिशन पढ़ा, ऑक्सिलरी वर्ब्स को अंडरस्टैंड किया और साथ ही साथ हमने टेंसेस को भी इसमें आइडेंटिफाई किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी रिगार्डिंग योर ऑक्सिलरी वर्ब। एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ जल्दी से आपके लिए, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं जो एक्चुअली में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसमें हैज़, हैव या फिर MR और फिर डिड और कुड, ये सब इसके अंदर आपके आ जाते हैं। सेकेंडली हमने एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव मतलब जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या मज़ीद उसके अंदर उसकी खूबियाँ बताता है। तो ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्ड्स, इसमें ओल्डेस्ट वाज द राइट एडजेक्टिव। फिर हमने प्रेपोजिशन पढ़ा, प्रेपोजिशन क्या होता है? विच इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स और 2 नाउन्स, जो उनको इंडिकेट्स करता है और इसके बगैर जो है हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। आज का मैसेज ऑफ द डे ये है कि स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द कार ट्रैवलिंग जो है इट्स अ फन लविंग, लेकिन व्हेन एवर यू आर
गेट into the car, बी सेफ। आप सेफ़ कैसे रह सकते हैं? स्पेशली यू बकल योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट ज़रूर बांधें। रादर यू आर नॉट ड्राइविंग बट यू आर इनसाइड द कार, आप अपनी कार में जब बैठते हो यू मस्ट बकल योर सीट बेल्ट। आपको ये बहुत ज़्यादा सेफ़ करती है फ्रॉम द एक्सीडेंट्स। अगर एक्सीडेंट्स हो जाएँ तो इनसे भी आपको सिक्योर रखती है, सेफ़ रखती है। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।